गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताना बच्चों एक बार। यस, सेकेंड टेस्ट इज ऑन आई थिंक 3rd of August। तीन तारीख को है मेरे हिसाब से। हाँ, लॉ वाला पोर्शन बता रही हूँ मैं। ब्लॉक 2 का पूछ रही हूँ ना मुझसे। हाँ, अगस्त में है। सिलेबस आएगा कॉन्टेंट एड की रिमेनिंग यूनिट 3, यूनिट नंबर 4, 5, 6। अपन को क्वेश्चन नंबर 4 ले चुके थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना। पर्सनल प्रॉफिट कर लिया था ना अपन ने। क्वेश्चन नंबर 5 कल कराया था। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो बचे हुए सेक्शंस है वो कंप्लीट कर रहे हैं इस यूनिट के। यूनिट नंबर 2 का जो पोर्शन पेंडिंग है वो लेने जा रहे हैं। पेज नंबर कितना चल रहा है भाई? 165। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज। रिलेशन ऑफ पार्टनर विद थर्ड पार्टी समझो क्या है टॉपिक। हर पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप बनती है उसके बारे में बात करता है। तो हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। जब वो खुद की कैपेसिटी में काम करेगा ही इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, और जब दूसरों को रिप्रेजेंट करेगा ही इज एक्टिंग एज देयर एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है। और एजेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ओनली फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओनली फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या लिखा हुआ है देखो, अंडरलाइन करना। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट होता है। हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट होता है जब वो अपने खुद के इंटरेस्ट में काम करे। ठीक है, ही इज डीम्ड एज अ प्रिंसिपल। और जब वो बाकी पार्टनर्स के लिए काम कर रहा है इज डीम्ड एज एन एजेंट। जो मेन डिफरेंस है बिटवीन हिम एंड द ओनली एजेंट, भाई पार्टनर्स भी एक दूसरे के एजेंट होते हैं और एक नॉर्मल एजेंट भी होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक नॉर्मल एजेंट का प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक नॉर्मल एजेंट का प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर का पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है। एवरी पार्टनर हैज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। थोड़ा सा इस पॉइंट में करेक्शन है देखो। प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड द एजेंट इज दैट, यहाँ ऐड करो वर्ड पार्टनर। पार्टनर हैज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट with other partners in the whole property and business and liabilities of partnership, whereas an agent has no interest in the property and business and liabilities of, इसको करना principal। आई थिंक समझ में आई चीज़ क्या कहना चाहते हैं। एक पार्टनर का पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कॉमन इंटरेस्ट होता है, जबकि एक एजेंट का प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? द रूल दैट पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट्स डन बाय द पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। एजेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट है ओनली फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। दोबारा समराइज कर रही हूँ देखो, हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है। जब खुद के इंटरेस्ट में काम करे प्रिंसिपल, जब बाकी पार्टनर्स के लिए काम करे उनका एजेंट। उसके और नॉर्मल एजेंट में डिफरेंस, नॉर्मल एजेंट का प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक पार्टनर का पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। एजेंट ओनली फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। एजेंट ओनली फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इम्प्लाइड अथॉरिटी पूरा कर लिया था, क्या आता है क्या नहीं आता है ये सब ले चुके थे अपन। अब अपन क्या लेने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है उसको समझाती हूँ पहले। एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर।
एक पार्टनर कोई चीज़ एडमिट करता है, स्वीकार कर लेता है, या वो कुछ रिप्रेजेंट करता है, किसी और को बोलता है, पूरी की पूरी फर्म जिम्मेदार होगी, प्रोवाइडेड वो एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है, अपनी अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है। क्या चीज़ आ रही है देखो, इफ़ अ पार्टनर मेक्स एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन, फर्म जिम्मेदार मानी जाए, प्रोवाइडेड आगे ऐड करना, आगे लिखो इस पॉइंट के, प्रोवाइडेड द पार्टनर हैज मेड, प्रोवाइडेड द पार्टनर हैज मेड such representation within his authority, provided the partner has made admission or representation within his authority, within his authority। अगर अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई चीज़ एडमिट की है, कुछ रिप्रेजेंट किया है, तो एडमिट या रिप्रेजेंट तो करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार होगी पूरी की पूरी फर्म। आगे क्या लिखा है, एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बाइंड द फर्म इफ हिज अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब अथॉरिटी के बाहर जाके काम करोगे देन यू आर पर्सनली लायबल, फिर उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं है। मैंने उसको फर्स्ट पॉइंट में ही कवर कर लिया। एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन एक पार्टनर करेगा, पूरी फर्म जिम्मेदार कब होगी, तब ये एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला एडमिशन रिप्रेजेंटेशन फर्म को बाइंड नहीं करेगा अगर उसकी अथॉरिटी क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेड है, और बाकी दूसरी पार्टी को इसका रेस्ट्रिक्शन की जानकारी है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मोटरसाइकिल में डील करते हैं। एक है थर्ड पार्टी जेड, उसने एक स्पेयर पार्ट खरीदा है अपनी यामाहा मोटरसाइकिल के लिए, एक्स के ये कहने पर कि ये स्पेयर पार्ट उसकी यामाहा मोटरसाइकिल के लिए बिल्कुल सही रहेगा। रिप्रेजेंट किया है एक पार्टनर वाई ने, सॉरी एक्स ने, रिप्रेजेंट किया एक पार्टनर एक्स ने। वाई को तो इस ट्रांजैक्शन की जानकारी तक नहीं है, रिप्रेजेंट किया एक पार्टनर ने, जिम्मेदार होगी पूरी की पूरी फर्म, क्यों, विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी है, दे बोथ आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म विच इज डीलिंग इन द स्पेयर पार्ट्स। द स्पेयर पार्ट्स जो है प्रूव्स टू बी अनसूटेबल फॉर द यामाहा मोटरसाइकिल, एक्स और वाई दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे फॉर दिस लॉस। क्लियर है कि नहीं है बताओ। एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन एक पार्टनर ने किया, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म, प्रोवाइडेड एडमिशन रिप्रेजेंटेशन विद इन हिज अथॉरिटी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ गिविंग नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। कोई चीज़ अगर एक्टिव पार्टनर को पता है तो क्या माना जाता है, पूरी फर्म को पता है। तो नोटिस गिवन टू एक्टिव पार्टनर डीम्ड एज नोटिस गिवन टू फर्म, लेकिन नोटिस किसको दिया जाना चाहिए, एक्टिव पार्टनर को, ना कि स्लीपिंग पार्टनर को। और दूसरी चीज, ये जो आप नोटिस दे रहे हो, इस नोटिस शुड बी एक्चुअल नॉट कॉन्स्ट्रक्टिव, दिस नोटिस शुड बी एक्चुअल नॉट कॉन्स्ट्रक्टिव, डीम्ड नोटिस नहीं है, रियलिटी में नोटिस आपको देना पड़ेगा। क्या चीज दे रखी है देखो, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर अमाउंट्स एज नोटिस टू द फर्म, नोटिस शुड बी एक्चुअल नॉट इम्प्लाइड नॉट कॉन्स्ट्रक्टिव, इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय अ वर्किंग पार्टनर मतलब एक्टिव पार्टनर, ठीक है, एंड इट मस्ट रिलेट टू द फर्म्स बिजनेस। नोटिस किससे रिलेटेड होना चाहिए, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो नोटिस तो किसको दे रहे हो आप, एक्टिव पार्टनर को, क्या माना जाएगा, पूरी फर्म को पता है। कोई चीज़ अगर एक्टिव पार्टनर को पता है तो माना जाता है पूरी फर्म को पता है। बट ये रूल आपका 2 एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पर लागू नहीं होता। इन द फॉलोइंग 2 केसेस नोटिस टू एक्टिव पार्टनर डज नॉट अमाउंट एज नोटिस टू द फर्म। वैसे बेसिकली एक ही है, फ्रॉड। अगर एक्टिव पार्टनर फ्रॉड करता है तो उस केस में नोटिस टू एक्टिव पार्टनर नोटिस टू फर्म नहीं माना जाएगा,
या फिर एक्टिव पार्टनर किसी और के थ्रू फ्रॉड करवाता है, फ्रॉड इज कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ द एक्टिव पार्टनर, तो उस केस में भी एक्टिव पार्टनर पर्सनली जिम्मेदार है, फर्म जिम्मेदार नहीं होगी। क्या लिखा है देखो, व्हेन द फ्रॉड इज कमिटेड बाय अ पार्टनर और फ्रॉड इज कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। बेसिक एक्सेप्शन क्या है, फ्रॉड। नॉर्मल रूल तुम्हारा क्या कहता है, नोटिस गिवन टू एक्टिव पार्टनर डीम्ड एज नोटिस गिवन टू द फर्म। कोई चीज एक्टिव पार्टनर को पता है क्या मानेंगे, पूरी फर्म को पता है, ठीक है। नोटिस एक्चुअल होना चाहिए, कॉन्स्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। एक्चुअल पार्टनर को दिया जाना चाहिए, वर्किंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर को दिया जाना चाहिए, ना कि स्लीपिंग पार्टनर को। किससे रिलेटेड होना चाहिए, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस है दो जहां पर ये रूल नहीं लगता, फ्रॉड कमिटेड बाय दैट पार्टनर, फ्रॉड कमिटेड बाय थर्ड पार्टी विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। याद है? चलो अब इसमें क्या दिया है, पहले एग्जांपल जनरल रूल का दिया है। PQR पार्टनर्स है एक फर्म में, बिजनेस क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आर ने परचेज की सेकेंड हैंड कार ऑन बिहाफ ऑफ फर्म फ्रॉम एस। आर को डील करते समय एस से पता चल गया कि ये कार जो है वो चोरी की है। नॉर्मली आर को पता है, एक एक्टिव पार्टनर को पता है, तो क्या मानोगे, पूरी फर्म को पता है। एक्चुअली दिस कार बिलोंग्स टू एक्स, ये कौन हो गया, रियल ओनर। भाई पी और क्यू को इसकी जानकारी भी नहीं है, बट ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू एक्स, दैट इज द रियल ओनर। होंगे कि नहीं होंगे बताओ। नोटिस गिवन टू एक्टिव पार्टनर डीम्ड एज नोटिस गिवन टू फर्म। आर को पता है तो क्या मानेंगे, पूरी फर्म को पता है। आर को पता है तो क्या मानेंगे, पूरी फर्म को पता है। अब एक्सेप्शन का एग्जांपल देखो, एक पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन मैनेजमेंट, तो पता चल गया एक्टिव पार्टनर है, ठीक है। इसने गुड्स खरीदे फर्म के बिहाफ पर। गुड्स खरीदते समय इसको पता चल गया कि गुड्स में कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट है। नॉर्मली इसको पता है तो क्या माना जाएगा कि पूरी फर्म को पता है, ठीक है। लेकिन अदर पार्टनर्स वेर इन फैक्ट नॉट अवेयर ऑफ दिस डिफेक्ट, बिकॉज ए ने क्या किया था, सेलर के साथ मिली भगत की, कॉन्स्पिरेसी की, और सेलर को बोला कि भाई बिल तो बना तू 10,000 का, पेमेंट करूंगा मैं कितना तुझे, 8,000 का। क्यों, मुझे पता है तेरे गुड्स में छोटा सा फॉल्ट है, पर तू बाकी पार्टनर्स को बताना मत। मिली भगत कर ली, फ्रॉड किया, तो अब ये रूल नहीं लगेगा ना। क्या लिखा है देखो, ए हैड इन लीग द सेलर कंस्पायर्ड, कॉन्स्पिरेसी होती है ना वर्ड, उससे बना है, टू कंसील द डिफेक्ट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स, फ्रॉड कर लिया। नाउ दिस रूल विल नॉट बी ऑपरेटिव, मतलब अब ये रूल नहीं लगेगा। अब नोटिस टू एक्टिव पार्टनर डीम नोटिस टू फर्म नहीं है, बाकी पार्टनर्स को पता चले तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। एंड द अदर पार्टनर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स अपॉन डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट, वो वापस कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है बताओ बेटा। मेन तो रूल याद करना है। रूल क्या कहता है, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर डीम नोटिस टू फर्म। नोटिस किसको दिया जाना चाहिए, वर्किंग पार्टनर, नॉट टू स्लीपिंग। नोटिस कैसा होना चाहिए, एक्चुअल, नॉट कॉन्स्ट्रक्टिव। किससे रिलेटेड होना चाहिए, फर्म के बिजनेस से। दो एक्सेप्शनल केसेस जहां ये रूल नहीं लगता, फ्रॉड प्लस फ्रॉड विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर, ठीक है। अब आ जाओ, तुम्हारा लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी करा दिया था कल मैंने, 25, 26, 27। एक्चुअल मतलब रियल और एक्सप्रेस, और कॉन्स्ट्रक्टिव मतलब इम्प्लाइड। डीम्ड बोलते हैं ना जिसको, ट्रांसफर ही करा दिया, माइनर हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस आई थिंक यूनिट कंप्लीटेड। ये यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए हैं। प्रैक्टिकल के बिहाफ पे बात करें, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्या क्या टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कहीं भी लिख लो। सेक्शन नंबर 29 ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल आते हैं। सेक्शन नंबर 30 29 ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। सेक्शन 30 पोजीशन ऑफ माइनर, पोजीशन ऑफ माइनर।
सेक्शन 33 एक्सपल्शन, 33 एक्सपल्शन, सेक्शन 35, 34, 35 दोनों ले लो, इंसॉल्वेंसी डेथ, कल कराए थे प्रैक्टिकल इसके, इंसॉल्वेंसी डेथ। एक अलग से लिखो सेक्शन 27, 26, 27 थे शायद, 26, 27 थे क्या? राइट, 36, 37। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर का सेक्शन क्या था भाई? 36, 37 था, लिख लो राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर 36, 37, वो कर लेना। ये तो आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार घूम के इन्हीं पे आ रहे हैं यूजुअली। प्रैक्टिकल के भी आप पे तो इस तरीके से करना। इम्प्लाइड अथॉरिटी पे थ्योरी आता है, एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन 19 जो पढ़े थे ना, 8 काम अकेला पार्टनर नहीं कर सकता, वो पूछा जाता है काफ़ी थ्योरी में। एक वो वाला पर्सनल प्रॉफिट सेक्शन, पर्सनल प्रॉफिट सेक्शन 16, उसके आगे ईयर लिखा हुआ भी है तुम्हारा। जिनके आगे ईयर आ रहे हैं उनको तो एक बार गो थ्रू कर ही लेना, जिनके आगे ईयर्स आ रहे हैं ना थ्योरी में, जैसे अभी आया था नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, डीम नोटिस टू फर्म, ईयर लिख के आ रहा था उसके आगे, ठीक है, तो उनकी एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लेना। अब अपन स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट नंबर 3, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन।